इन साथियों, तो इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अनसॉल्व्ड क्लास 10 मैथ, जिसमें आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं सेट 1 सन 2024 का सेट 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। पेपर कोड 822 HV, ठीक है ना। तो आज से भाई ये शुरू कर रहे हैं हम लोग, और ये जब तक बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, गणित का पेपर जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। पहले ये सन 2024 ख़त्म किया जाए। इस सन 2024 में 7 सेट है, उसके बाद फिर 2023, उसके बाद फिर 2022, ऐसे ऐसे हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब आज से बिल्कुल आप लोग लग जाएं और ये तैयारी अनसॉल्व जितने भी और भी इसके अलावा भी जितने मॉडल पेपर होंगे इस साल के 2025 वाले मॉडल पेपर, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सीरियल वाइज भाई आज से हम लोग लग जा रहे हैं, और फरवरी तक जब तक मैथ का पेपर नहीं हो जा रहा है तब तक हम लोग ये मॉडल पेपर अनसॉल्व ये सब सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट, जिसमें आज हम लोग सन 2024 सेट 1 पेपर कोड 822 HV सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखें जी, ये OMR वाले, और आज हम लोग OMR के जो 20 प्रश्न आते हैं OMR वाले, वो सॉल्व करेंगे आज, ठीक है ना। तो ऐसे ही सीरियल वाइज आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इसके अगले वीडियो में जो है वर्णनात्मक प्रश्न हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो भाई इस वीडियो में जो है OMR वाले 20 प्रश्न ये हम लोग पहले फाइनल कर लें। चलो जी, तो खंड अ में ये देखें जी, बहुविकल्पी प्रश्न, ये पहला प्रश्न देखें, सब बहुविकल्पी प्रश्न है। तो OMR में जैसे आप लोगों को गोला भरना होता है, तो आप लोग कोई बात नहीं है, गोला भरें, ठीक है ना। जो विकल्प सही होगा वो हम लोग सही करेंगे, वो भरना है। बाकी यहाँ तो भाई OMR है नहीं, तो यहाँ तो हम ऐसे ही टिक कर देंगे, जो ज़रूरत पड़ेगी उसे सॉल्व करके जो है टिक किया जाएगा, ठीक है। और बाकी बोर्ड एग्ज़ाम में तो भाई उसमें OMR रहेगा, उसमें तो जो भी विकल्प सही होगा वहाँ जाके वो गोला भरना होता है, जिसमें आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, और इसमें देखें जी पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं, ये आप लोग को याद कर लेना है, यानी कि विकल्प नंबर बी सही है। देख लें जी, इसमें विकल्प नंबर बी, यानी आप लोग को OMR में जो बी रहेगा ऑप्शन, उसमें जाकर गोला भरना होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये प्रश्न नंबर 1 आप लोग का ओके। अब प्रश्न नंबर 2 देख लिया जाए। तो प्रश्न नंबर 2 के लिए कह रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 140 का देखो जी, ये अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लें यहाँ पर। ये 2 से काटो भाई 70 आया, फिर 2 से काटो तो 35 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये 5 से कट जाएगा, जब 5 सते 35, फिर ये 7 से कट जाएगा, यानी कि ये साइड में जो है अभाज्य संख्याएं ही आनी चाहिए। जैसे देखें यहाँ 2 2 5 7, ठीक है ना। तो इसे जब हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, जब ये लिखेंगे तो घात बनाओ जी। तो 2 के घाते 2 गुणे 5 गुणे 7, ये देखो जी। अब ये मिलाओ जी, कौन सा ऑप्शन है। 2 के घाते 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी सही हुआ, ठीक है ना। देखो जी, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो गया जी। इसमें भी देखो, ये प्रश्न नंबर 2 भी आप लोग का ओके क्लियर। तो OMR वाले ऐसे ही है, जहां आवश्यकता पड़ेगी तहां सॉल्व करेंगे, जहां नहीं आवश्यकता पड़ेगी वहां ऐसे ही डायरेक्ट टिक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 2 भी आप लोग का ओके हुआ। और ये 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके उसे घातों के रूप में लिखे हैं, तो विकल्प नंबर सी सही हुआ, ठीक है। अब बाकी अभी प्रश्न नंबर 1 जैसे हम लोग सॉल्व किए कि त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। तो अधिक से अधिक भाई 3 शून्यक होते हैं एक त्रिघात बहुपद में, ठीक है ना। ये आप लोगों को ये याद कर लेना है। एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 2 होती है, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल में संबंध होगा। तो ये तो सूत्र है भाई, और ये भी सूत्र जैसे पता होगा, नहीं पता है तो फिर हम बता दे रहे हैं। इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना।
देखो जी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि आप लोगों का इसमें कौन सा विकल्प सही हुआ तब? तो सी, विकल्प नंबर सी। देखो जी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो यानी कि विकल्प नंबर सी आप लोगों का ये भी सही है। तो देखें प्रश्न नंबर 3 प्रश्न यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लिए, 1, 2 और 3, ठीक है ना। तो चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। ये अगले पेज में आ गया जी प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखो जी क्या कह रहा है। कह रहा है कि रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। तो भाई देखो जी, ये तो हम वो प्रतिबंध से पता करेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ठीक है ना। उस प्रतिबंध से ये पता चलेगा। जैसे देखो जी, अब जो है समीकरण 1 से देखो पहले हम लोग a1 b1 c1 का मान निकालेंगे, फिर समीकरण 2 से a2 b2 c2 का मान निकाला जाएगा, और उसके बाद जो प्रतिबंध होता है वो प्रतिबंध हम उसमें लगाकर चेक करेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो जी, ये a1 बराबर जो है 1 आएगा, समीकरण 1 से हम लोग लिख रहे हैं, और ये b1 बराबर जी 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये c1 बराबर 5, ये देखो जी। उसके बाद a2 बराबर, अब a2 मतलब कि दूसरे वाले समीकरण से जी तुलना करके निकालना मान, तो a2 बराबर जो है -3, ठीक है। और b2 बराबर -6 और फिर c2 बराबर 1। ये देखो जी, ये हम लोग निकाल लिए। अब क्या करना है, तो अब a1/a2, a1/a2 क्या है भाई, a1 1 है, a2 -3 है, ठीक है ना। उसके बाद निकालो जी b1/b2, तो b1/b2 मतलब कि ये b1 2 है और b2 -6 है, तो काटो भाई, ये भी कट कर आ गया जी माइनस में 1/3, ठीक है ना। उसके बाद जी c1/c2 निकाला जाए, तो c1 कितना है भाई, c1 जो है देखो जी यहाँ से ये 5, c1 का मान यहाँ से आ जाएगा 5 और c2 का मान 1, यानी कि 5/1, ठीक है ना। तो देखो ये क्या निकल रहा है, ये a1/a2 निकल रहा है, ठीक है ना। ये देखो क्या निकला है, अब यहाँ पर निकला है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2, ठीक है ना। तो ऐसा प्रतिबंध भाई ये समांतर रेखाओं का प्रतिबंध है, मतलब कि समांतर रेखा मतलब ये कि कोई हल नहीं, समांतर रेखाओं में से कोई, समांतर रेखाएं अगर हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना। तो मतलब कि अब समांतर रेखाओं का ये प्रतिबंध निकला है। समांतर रेखाओं, अगर 2 समांतर रेखाएं हैं तो उनके लिए प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो भाई ये समांतर रेखा का प्रतिबंध निकला है, और समांतर, जब 2 समांतर रेखाएं होती हैं तो उनमें कोई हल नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो नहीं सही है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं सही है, सी भी नहीं सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, ठीक है ना। तो यानी कि ये प्रश्न नंबर 4 भी आप लोग का ओके फाइनल। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में देखो जी क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी -5, -1, -3, -7 का सार्वंतर होगा। तो अब ये भी सार्वंतर निकालें भाई। देखो जी, सबसे पहले तो यहाँ पर जी पहला पद क्या है, -5, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा पद क्या है भाई, तो -1। उसके बाद तीसरा पद क्या है भाई, तो 3। उसके बाद चौथा पद क्या है भाई, तो 7। ये देखो जी अब जो है समांतर से मतलब सार्वंतर ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है a2 - a1, मतलब कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि दूसरा पद क्या है जी -1, ठीक है। और ये पहला पद जो है -5 है, ठीक है ना, ये -5। अब इसको सोल्व करें, तो -1 और ये माइनस माइनस, देखो जी ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, 5, और फिर घटा देंगे, अब तो आ जाएगा +4, यानी कि विकल्प नंबर डी
सही है। इसमें देखो सार्वंतर हम लोग याद किए, और सार्वंतर मतलब कि दूसरा पद माइनस पहला पद, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और तीसरा पद माइनस दूसरा पद, फिर चौथा पद माइनस तीसरा पद, ऐसे सार्वंतर ज्ञात किया जाता है। तो ये भी आप लोग का प्रश्न नंबर 5 ये भी ओके हुआ। तो अब आ जाएं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। अब 6 में क्या कह रहा है भाई, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर होगा। तो विविक्त कर इसके लिए तो भाई सूत्र होता है, अगर एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है तो उसका विविक्त कर याद करने का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कौन सा सही है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि विकल्प नंबर सी सही है। देखो जी, तो ये आप लोग का प्रश्न नंबर 6 भी ओके हुआ, ठीक है ना। तो चलो जी प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। चलो भाई, अब 2,3 तो इसमें भी तब हम लोग माने, अब क्योंकि दूरी सूत्र लगाना है, ये चैप्टर 7 से क्वेश्चन, ठीक है। तो दूरी सूत्र भाई पहले तो मान लें हम लोग, माना x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, ठीक है। उसके बाद x2 बराबर 4 हो जाएगा, y2 बराबर 1। और फिर दूरी सूत्र होता है भाई, देखो जी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो जी ये दूरी सूत्र होता है, इसमें मान पुट करें हम लोग। चलो भाई, x2 का मान हो गया 4 माइनस x1 का मान 2 प्लस y2 का मान 1 हो गया, y1 का मान 3, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखो जी, रूट के अंदर ही 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस इधर 3 में से 1 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। और उसके बाद अब क्या हुआ भाई, तो रूट में ही 2 दूना 4, और ये भी माइनस भी ये प्लस में हो गया जी, ठीक है ना। और फिर ये आ गया जी 4 4 8, और 8 का वर्गमूल होता है 2 कड़ी में 2, यानी कि विकल्प नंबर बी सही है। देखो जी, इसमें प्रश्न नंबर 7 जो है, इसमें हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात किए, तो 2 कड़ी में 2 आया। देखें चैप्टर 7 से ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 7 भी आप लोग का फाइनल। चलो जी प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हों तो m का मान। चलो भाई, तो द्विघात समीकरण, अब द्विघात समीकरण मतलब ये कि यहाँ से भी तुलना करके हम लोग a b c का मान निकाल लें समीकरण से ही। तो a का मान देखो 3 है यहाँ पर, ठीक है ना। b का मान -12 आ जाएगा, और c का मान m आ जाएगा। और फिर मूल बराबर, तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध, मूल बराबर होने का प्रतिबंध। तो मूल बराबर होने का भाई प्रतिबंध क्या होता है, मूल बराबर होने का प्रतिबंध होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। देखो जी, ये इससे यहाँ से m का मान अभी ज्ञात हो जाएगा। चलो जी, b का मान जो है -12 रख दिया जाए, -4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान m, ठीक है। 12 का -12 का स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा प्लस में 144, माइनस इधर देखो 4 तियाँ 12 m हो गया, ठीक है ना। अब देखो जी, अब पक्षांतर कर दिया जाए तो मतलब पक्षांतर करके आ जाएगा ये 12m बराबर 144, ये पक्षांतर करके जी इस टाइप से आ जाएगा। और जब ये आया तो फिर अब 12 का भी पक्षांतर करो तो 144/12, और 12 से ये देखो जी कटा, यानी कि m का मान आया जी 12, ठीक है ना। यानी कि विकल्प नंबर डी
सही हुआ इसमें विकल्प नंबर डी। देखो m का मान 12 आया। तो ये भी हम लोग प्रश्न नंबर 8 भी फाइनल कर लिए। ठीक है, चलो जी अब प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 में देखो जी, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। चलो भाई, तो प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई मतलब ये कि पहले एक समबाहु त्रिभुज थोड़ा सा बना लिया जाए। ठीक है, ये रहा समबाहु त्रिभुज और इसमें जो है कह रहा है कि भुजाएं 2a है, भुजाएं इसमें प्रत्येक भुजाएं 2a और 2a। ठीक है ना, ये देखो जी प्रत्येक भुजाएं 2a है और फिर अब इसमें जो है शीर्षलंब की लंबाई, ये देखो जी यहाँ पर ये शीर्षलंब मान लिया जाए। ठीक है ना, और फिर यहाँ से जो है ये A, B और C, और ये काम करो यहाँ पर कर दो D। चलो भाई, अब देखो जी, अब यहाँ से जो है हम लोग त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लें। तो पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार मतलब कि यहाँ पर BD। अब देखो जी AB का मान 2a है। ठीक है ना, और AD का मान तो ज्ञात करना है हमें, क्योंकि AD जो है शीर्षलंब है और BD का मान a हो जाएगा, क्योंकि देखो BC पूरा 2a है तो BC का आधा BD यानी कि a हो जाएगा, केवल 2a का आधा a। अब इसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, 2a का जो है ये स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो इधर राइट में a स्क्वायर है, इसे पक्षांतर कर दें हम लोग तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में हुआ तो अब घटकर 3a स्क्वायर आया, यानी कि AD स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। ठीक है ना, उसके बाद अब इसमें जो है AD वर्गमूल निकालेंगे और क्या। तो वर्गमूल मतलब ये कि AD बराबर कड़ी में 3a, क्योंकि 3 का वर्गमूल भाई कड़ी में 3 होगा और a स्क्वायर का वर्गमूल a होगा। यानी कि क्या सही हुआ तब, देखो विकल्प नंबर कड़ी में 3a, तो कड़ी में 3a मतलब कि ये देखो जी विकल्प नंबर C, a कड़ी में 3 कहो चाहे कड़ी में 3a कहो। ठीक है ना, तो ये विकल्प नंबर C आप लोगों का क्लियर हुआ, विकल्प नंबर C सही हुआ। तो यानी कि प्रश्न नंबर 9 भी ये क्लियर हुआ। समबाहु त्रिभुज बनाए हम लोग ABC, उसके बाद इसमें AD शीर्षलंब डाला गया और फिर एक तरफ समकोण त्रिभुज लेकर उसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज किए हम लोग, और फिर इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 9 आप लोगों का ओके हुआ। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, माध्य समांतर माध्य ज्ञात करना है जी। ठीक है ना, तो समांतर माध्य देखो जी, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए चलो जी ये सारणी हम लोग थोड़ा सा ये सारणी पहले बना दिए तो समय बचाने के लिए। ठीक है ना, अब देखो जी यहाँ से जो है ये 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 ये वर्ग अंतराल दिया गया है, और फिर ये F ये बारंबारता मतलब कि 3, 2, 4, 2, 3 ये बारंबारता है। तो यहाँ पर जो है ये वर्गीकृत आंकड़ा है, वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है और ये समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब देख लें जी, एक प्रश्न 1 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, या 4 नंबर वाला प्रश्न 1 नंबर में उठाकर दे दिया। चलिए कोई बात नहीं है, सॉल्व करें हम लोग। तो जैसे कि समांतर माध्य ज्ञात करने का ये फार्मूला है कि वर्ग अंतराल से हम ये x का मान ज्ञात करते हैं, और वर्ग अंतराल में जो ये 1 से 3 है, 3 से 5 है, ये एक जो है निम्न सीमा, 3 उच्च सीमा होगा ये पहली लाइन में। फिर नीचे आ जाओ दूसरी लाइन में तो 3 निम्न सीमा, 5 उच्च सीमा है। तीसरी वाली लाइन में 5 निम्न सीमा है, 7 उच्च सीमा है। ठीक है ना, इस प्रकार ये प्रत्येक लाइन में ऐसे होता है, वर्ग अंतराल में हम ऐसे बोलते हैं, कहते हैं
अब देखो जी, ये जो x का मान ये ज्ञात करेंगे हम लोग, तो वर्ग अंतराल से ही x का मान ज्ञात करते हैं। इसमें x का मान ज्ञात करने का नियम है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो देखो जी, 1 + 3 बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा 2। उसके बाद 5 में 3 जोड़ो 8, 8 का आधा 2, और सॉरी 8 का आधा 4, 7 5 12, 12 का आधा 6, 9 7 16, 16 का आधा 8, 11 9 20, 20 का आधा 10। ये देखो जी x का मान ज्ञात किए। उसके बाद इधर जी 3 गुणे 2 करो तो 3 दूना 6, 2 गुणे 4 करो तो 4 दूना 8, 4 गुणे 6 करो तो 6 चौके 24, 2 गुणे 8 करो तो 8 दूना 16, उसके बाद 3 गुणे 10 करो तो 30। अब देखो जी, अब सब जोड़ना है इधर, ये जो अभी गुणा करके हम लोग लिखे हैं ये सब जोड़ना है। तो 8 6 14, 4 18, 18 6 24 को 4 हासिल 2, 2 2 4, 1 5 और 3 8। उसके बाद देखो जी, ये F वाली लाइन भी जोड़ेंगे। 3 2 5 4 9, 2 11, 3 14, ठीक है ना। यानी यहाँ से हम लोग का मान आ गया सिग्मा FX बराबर 84, और ये आ गया जी सिग्मा F बराबर 14, ठीक है ना। तो अब इसमें फार्मूला हम लोग लगाएंगे, और फार्मूले मतलब ये वर्गीकृत आंकड़ों में समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला होता है मतलब कि सॉरी 12x बराबर, मतलब कि ये 12x को हम समांतर माध्य बोलते हैं। तो 12x बराबर सिग्मा FX बटे सिग्मा F। अब देखो जी, अब सिग्मा FX का मान क्या आया है 84, तो यहाँ पर जो है हम लोग लिख दें 84 बटे, उसके बाद सिग्मा F का मान 14, तो सिग्मा F का मान आ गया 14, ठीक है। और फिर 14 से ये कट रहा है, 14 छाक 84, यानी कि 6 आप लोग का आंसर है। तो 6 आंसर है, तो देख लिया जाए भाई विकल्प कौन सा सही हुआ। तो विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी आप लोग का सही हुआ। देखो जी, यानी कि ये प्रश्न नंबर 10 भी आप लोग का ओके। हम लोग समांतर माध्य ज्ञात करके बताए वर्गीकृत आंकड़ों में, ठीक है ना। वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया था, तो इसमें हम लोग समांतर माध्य ज्ञात करके बताए। तो चलो जी, अब अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, और ये आ गया प्रश्न नंबर 11। चलो जी, प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 11 में है साइन 27 अंश बटे कॉस 63 अंश, ठीक है ना। तो अब देखो जी, पहले लिख लिया जाए क्वेश्चन। साइन 27 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री। अब देखो, इसमें हम एक को तोड़ेंगे, किसी एक को हम इसमें तोड़ेंगे। ऊपर वाला तोड़ा जाए, साइन 27 अंश के जगह पर हम लिख सकते हैं, मतलब कि देखो जी 27 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। 27 डिग्री के जगह पर ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। 90 में से 63 घटा देंगे तो भाई 27 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसा लिख देने से अब ये सूत्र बना, ऊपर ऊपर अंश में सूत्र बन गया साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि ये ऊपर सूत्र बन गया कॉस थीटा, और नीचे तो ऐसे ही रहने दो भाई, जो है जितना है, ठीक है। और देखो, अब ऐसा कर देने से अब ये कॉस 63 से कॉस 63 कैंसिल, यानी कि एक आंसर, अर्थात विकल्प नंबर ए सही हुआ आप लोगों का। विकल्प नंबर ए प्रश्न नंबर 11 में। देखो जी, छोटा ही क्वेश्चन था, तो ये भी हम लोग सॉल्व कर लिए भाई। प्रश्न नंबर 11 भी हो गया। अब देखो जी, प्रश्न नंबर 12 में क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि कॉस ए बराबर कड़ी में 3/2, ठीक है। तो साइन 2a का मान, तो अब देखो जी, अभी साइन 2a का मान हम लोग याद करेंगे, ठीक है ना। इसमें a का मान पहले पता कर लें, तो अब यहाँ से a का मान देखो पता चल जाएगा। कॉस में देखो कड़ी में 3/2 कितने अंश का मान होता है, तो कॉस में जो है कड़ी में 3/2
कॉस 60 अंश का मान होता है। तो भाई कॉस से कॉस कैंसिल, यानी कि ए बराबर आ गया 60 अंश। ठीक है, बस अब इसमें मान रख दिया जाए, साइन 2 गुणे ए का मान 60 अंश। ठीक है ना, तो 60 दुना 120 अंश, और साइन 120 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। साइन 120 अंश का मान, यानी कि तब ये भी आप लोग का विकल्प नंबर डी सही हुआ। ठीक है, देखो तो ये भी प्रश्न ओके आप लोग का फाइनल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कह रहा है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। तो भाई 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है ना, अब देखो सूत्र ही लगाना है, केवल सूत्र बन रहा है, अंश में भी सूत्र है, नीचे भी सूत्र बन रहा है, त्रिकोणमिति। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और नीचे 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये देखो जी, उसके बाद देखो सेक बराबर होता है 1/cos। ठीक है, और कोसेक बराबर होता है 1/sin। ऐसा कर देने से अब देखो जी, नीचे वाला ऊपर, बीच वाला बीच वाले के साथ, ये तो आप लोग को पता ही होगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए ऊपर गया और नीचे कॉस स्क्वायर ए बचा। ठीक है, और देखो भाई अब sin/cos बराबर tan, यानी कि कौन सा विकल्प सही हुआ? विकल्प नंबर डी सही हुआ। यानी प्रश्न नंबर 13 भी देखो आसान क्वेश्चन एकदम, ये भी हम लोग ओके किए। सारे बुक के क्वेश्चन है, ये बुक में हम लोग सब सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। चलो जी, यहाँ पर क्या कह रहा है भाई? यहाँ पर कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a। अब देखो जी, यहाँ से a का मान ज्ञात करना है, तो sin 2a फार्मूला हम लोग लगाते हैं sin 2a की जगह पर। तो sin 2a बराबर सूत्र होता है 2 sin a × cos a। ठीक है ना, ये सूत्र होता है जी। और उसके बाद देखो अब 2 sin से ये 2 sin कैंसिल कर दो एक बार में, क्योंकि भाई पक्षांतर करेंगे तो बटे में होगा, और बटे में होगा तो कटेगा फिर। अब देखो cos a बराबर 1 बचा, तो इसमें अब हम लोग मान रखें, तब मतलब कि मान क्या रखना, इसमें cos में देखो एक कितने डिग्री का मान है, तो एक जो है cos 0 अंश का मान होता है 1। ठीक है ना, देख लो cos 0 अंश का मान 1 होता है, और फिर ये लिखकर cos से cos कैंसिल हुआ, यानी कि a का मान आ कैंसिल, a बराबर 0 अंश, यानी कि विकल्प नंबर ए आप लोग का सही हुआ। ठीक है ना, तो ये प्रश्न नंबर 14 है आप लोग का ओके कंप्लीट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कह रहा है 15 में 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, ये चैप्टर 11 से दे दिया है। ठीक है, तो 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त। अब देखो जी, सबसे पहले तो मान लिया जाए, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r। अब देखो वृत्त की परिधि, यानी 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, ये सूत्र होता है, और तब ये दे दिया है 22। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम लोग r का मान ज्ञात कर लें, उसके बाद तब हम लोग वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब देखो जी, यहाँ से ये 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान तो ज्ञात करना है। ठीक है, अब r को यहीं पर छोड़कर बाकी सब पक्षांतर कर दिया जाए, पक्षांतर के नियम से। पक्षांतर होने के बाद देखो जी, ये कटा, यानी r का मान आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हमें ज्ञात करना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/4 πr², ये सूत्र होता है जी। तो 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 7/2 गुणे 7/2।
2। देखो अब यहाँ भी काट पीट कर दिया जाए भाई, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 कैंसिल, मतलब 22 कैंसिल हुआ तो 11 आया। उसके बाद क्या बचा भाई, इसके बाद तो अब नहीं कटेगा, तो अंश का अंश में गुणा, यानी कि 11 सत्ते 77 बटे 4 दूना 8 सेमी स्क्वायर, यानी कि 77 बटे 8 सेमी स्क्वायर, अर्थात विकल्प नंबर सी सही हुआ। तो देख लो, परिधि दिया गया था, वृत्त की परिधि दिया गया था, उससे हम लोग आर का मान पहले ज्ञात किए और उसके बाद फिर तब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात किया गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 15 भी आप लोगों का ओके। अब देखो जी, कैप्सूल कह रहा है प्रश्न नंबर 16 में, कैप्सूल संयोजन है। तो कैप्सूल भाई देखो जी, कैप्सूल के लिए जैसे मान लो कि ये बेलन हो गया पहले, देखो ये बेलन हो गया, और फिर इस पर अर्धगोला और इधर भी अर्धगोला, ठीक है। तो क्या ये कैप्सूल बन गया एक, यानी एक बेलन और 2 अर्धगोला, अर्थात, और कैप्सूल ऐसे ही होता है, दवाई का जो कैप्सूल होता है। तो भाई इसमें क्या क्या, एक बेलन 2 अर्धगोला, तो यानी कि एक बेलन और 2 अर्धगोला, अर्थात विकल्प नंबर बी सही हुआ। इसमें कुछ करना नहीं है, ये विकल्प नंबर बी सही हुआ। एक बेलन और बेलन के सिरे पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं, तो इस प्रकार ये कैप्सूल होता है, इस प्रकार का, जैसे आप लोगों को पता ही है। तो यानी देख लो, अब विकल्प नंबर बी सही हुआ, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 में भाई अब ये चैप्टर 13 से क्वेश्चन है, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित, ठीक है ना। तो इसमें तो सूत्र होता है, और वो सूत्र है, चलो जी, इसमें एक सूत्र, मतलब ये सूत्र आप लोग को याद कर लेना है। समांतर माध्य और माध्यिका और बहुलक में सूत्र, बहुलक बराबर, ठीक है ना, बहुलक बराबर इसमें सूत्र होता है 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। ये देखो जी, ये सूत्र होता है। तो इसमें भाई क्या दिया है, माध्य 32 बताया है, बहुलक 35, तो बहुलक के नीचे 35, और तब माध्यक ज्ञात करना है, माइनस 2 गुणे माध्य, देखो यहाँ से 32 है, क्वेश्चन पढ़ लें आप लोग, ठीक है। बस अब इसी को सॉल्व कर दें तो माध्यक आएगा। तो 32 दूना 64, और 64 का पक्षांतर कर दिया जाए, तो 64 यहाँ देखो जी प्लस में हुआ, ठीक है ना। और फिर 64 में अब ये 35 जोड़ दिया जाए, तो 5 4 9 6 3 9, ठीक है ना। अब बाकी 3 का भी इधर पक्षांतर कर दिया जाए, देखो, और 3 से फिर ये कट कर आ गया जी 33, यानी कि क्या है आप लोगों का, माध्यक बराबर 33, यानी कि कौन सा विकल्प भाई, तो विकल्प नंबर डी सही हुआ, ठीक है ना। तो ये सूत्र आप लोग को याद कर लेना है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है ना। ये सूत्र याद कर लेना है बिल्कुल। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 17 भी आप लोग का कंप्लीट। अब आ जाओ जी प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक होगा। अब बहुलक वर्ग होगा, बहुलक नहीं, बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग पता करने का नियम ये है कि हम देखते हैं सबसे अधिक बारंबारता क्या है। तो सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पर 19 है, और 19 के ऊपर 15 से 20, यानी कि जो हम लोग का बहुलक वर्ग होगा, ठीक है ना, वो 15 से 20, यानी विकल्प नंबर बी सही है। देख लो जी, ये भी याद कर लेना है कि जो बहुलक वर्ग मतलब पता करने के लिए हम देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता क्या है। जो सबसे अधिक बारंबारता होती है उसी के सामने वाला ही बहुलक वर्ग कहलाता है, यानी कि इसमें कुछ करना नहीं है। विकल्प नंबर बी आप लोग का सही है, ठीक है ना। 15 सबसे अधिक बारंबारता 19 है,
और 19 के ऊपर देखो 15 से 20, यानी बहुलक वर्ग जो है 15 से 20, विकल्प नंबर बी सही हुआ। तो यानी प्रश्न नंबर 18 भी आप लोग का ओके। अब देखो जी प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है जी। प्रश्न नंबर 19 में दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब जब हम दो पासे एक साथ फेंकते हैं तो उसमें कुल 36 परिणाम प्राप्त होते हैं, कुल 36 परिणाम, ठीक है ना। अब उन 36 परिणामों में देखना है कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 कितना परिणाम है। मतलब दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 हो, ऐसे ऐसे कितने परिणाम हैं। तो देखो जी कुल 36 परिणाम होते हैं, ठीक है ना। इसमें कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 36। यहाँ पर जो है कुल संभव परिणाम जो है 36। दो पासे को अगर हम एक साथ फेंकते हैं तब उसके बाद अब दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 हो, तो ये क्या क्या हो सकता है भाई। ये हो सकता है जी 4 6 हो सकता है, 6 4 हो सकता है और 5 5 हो सकता है। देखो जी ऐसे, और पासे पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित होती हैं, ये भी आप लोग को पता है। तो भाई देखो जी कुल संभव परिणाम 36 है और यहाँ पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10, यानी कि कुल ये 3 परिणाम ऐसे हैं जिनमें देखो दोनों को जोड़ने पर 10 प्राप्त होगा, बाकी और नहीं। 36 में से यही 3 परिणाम ऐसे हैं जिनमें दोनों संख्याओं का योग 10 है। तो यानी कि यहाँ पर कुल संभव परिणाम 36 हो गए और घटना के अनुकूल परिणाम 3 हो गए। तो यानी कि प्रायिकता हम लोग जब ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो कुल संभव मतलब कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, ये सूत्र होता है प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने का ये सूत्र होता है, ठीक है ना। पीई बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो देखो जी ये सूत्र का प्रयोग करके हम लोग लिख दिए और काटो। अब कट रहा है भाई तो काटेंगे, यानी कि आ गया 1/12, ठीक है ना। तो यानी 1/12 मतलब ये विकल्प नंबर ए सही हुआ, यानी प्रश्न नंबर 19 भी आप लोगों का ओके हुआ, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए भाई क्या है। तो प्रश्न नंबर 20 में कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो एक पासे को जैसे फेंकेंगे, अब इसमें एक पासा है तो एक पासे को जब फेंकेंगे हम तो कुल 6 परिणाम होंगे। एक पासे को फेंकने पर जो है कुल 1 से 6 तक संख्याएं अंकित होती हैं और एक पासा है तो कुल 6 संख्याएं ही हमें प्राप्त हो सकती है। या तो 1 प्राप्त होगा, या तो 2 प्राप्त हो जाएगा, या तो 3 प्राप्त होगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6। तो कुल 6 परिणाम यहाँ पर एक पासा फेंकने पर कुल 6 परिणाम प्राप्त होता है। अब आगे क्या कह रहा है भाई, इस पर सम संख्या ज्ञात होने की प्रायिकता। तो सम संख्या भाई क्या क्या होता है, पासे पर सम संख्या क्या क्या है, 2 है, 4 है और 6 है, यानी 3। यानी कि घटना के अनुकूल परिणाम जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि घटना के अनुकूल बराबर 3। अब सूत्र वही है, एक सूत्र होता है इसमें, पीई बराबर मतलब कि किसी घटना की प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है ना। ये देखें तो अब यहाँ से जो है ये भी कट रहा है अब, यानी कि 1/2, ठीक है ना। ये देखो जी 1/2 मतलब कि विकल्प नंबर सी सही हुआ, यानी कि ये प्रश्न नंबर 20 भी हम लोग ओके कर लिए फाइनल। अर्थात ये OMR वाले हम लोग अच्छे से बढ़िया से एकदम जो है OMR वाले 1 से लेकर 20 प्रश्न तक हम लोग जो है सॉल्व किए, हल किए। OMR वाले ये प्रश्न खत्म हो गए। जो अभी हम लोग सेट 1 शुरू किए हैं 2024 822 HV, यानी कि 2024 सेट 1 822 HV,
ये हम लोग जो है इस पेपर का OMR वाले जो प्रश्न होते हैं 1 से 20 तक, ये हम लोग ओके किए, फाइनल किए। तो इस वीडियो में बस अब आप इतना ही रहने दिया जा रहा है, और इसके अगले वीडियो में हम लोग इसी सेट का जो वर्णनात्मक प्रश्न है खंड ब, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो भाई ऐसे ही लगे रहें आप लोग, और अब हम लोग फरवरी तक ये मॉडल पेपर और ये अनसॉल्व ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचता रहे, ठीक है ना। और भाई लाइक भी करिए चैनल को। तो ऐसे ही लगे रहें, और बिल्कुल बम्पर तैयारी, फुल फिल तैयारी हम लोग करेंगे। और अब आज से ये शुरू होने के बाद, अब जब तक बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर नहीं हो जाएगा, मैथ का पेपर नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग लगे रहेंगे, और ऐसे ही अनसॉल्व और मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहेंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन आप लोग को प्राप्त होता रहे, ठीक है ना। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में खंड ब वर्णनात्मक प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।